हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे ईट्स के बारे में। ईट्स का फुल फॉर्म होता है एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, और ये पूरे सिस्टम को एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम यानी ईट्स बोलते हैं। और जिसका ये सिंगल मॉड्यूल है, एक फ्लेक्स मॉड्यूल भी आता है। ये सिंगल मॉड्यूल पे हम बताएंगे कि पूरा सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने सेंसर, कितने एक्चुएटर और कितने कैटालिस्ट आते हैं। तो इसमें डीओसी, डीपीएफ, एससीआर, एएससी 4 कैटालिस्ट आते हैं, और नॉक्स 1 सेंसर, नॉक्स 2 सेंसर, 2 नॉक्स सेंसर आते हैं। और डीओसी से पहले एक टेम्परेचर सेंसर, डीओसी के बाद दूसरा टेम्परेचर सेंसर, डीपीएफ के बाद तीसरा टेम्परेचर सेंसर, और आखिर में एएससी के बाद एक, यानी कुल 4 टेम्परेचर सेंसर आते हैं। और उसके बाद जो है डेल्टा प्रेशर सेंसर भी आता है, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं उसको, और डेल्टा प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं। ये सेंसर डीपीएफ के ऊपर लगा रहता है, ये इसका सर्किट है। और इस पाइप के माध्यम से डीपीएफ के पहले और डीपीएफ के बाद में 2 पाइप लग के वो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर में लगे रहते हैं। इस तरह 4 टेम्परेचर सेंसर, 2 नॉक्स सेंसर, एक डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर और 4 कैटालिस्ट। और उसके बाद डोजिंग यूनिट में डेफ का टैंक और डेफ का मोटर यूनिट और डेफ का इंजेक्टर मॉड्यूल, ये यहाँ पे मिक्सर चेम्बर में, मतलब डीपीएफ और एससीआर के बीच में जो खाली जगह रहती है उसके बीच में डेफ का नोजल लगा रहता है, और इसको मिक्सिंग चेम्बर बोलते हैं। इस दोनों कैटालिस्ट के बीच में जो खाली जगह है उसको मिक्सर चेम्बर यूनिट बोला जाता है। ये इसके सब अलग अलग पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद देखते हैं ये काम किस तरह से करता है। तो जैसे हम चाबी ऑन करेंगे, सभी सेंसर्स में और एक्चुएटर में वोल्टेज जाएगा। साथ में गाड़ी स्टार्ट जब करेंगे तो हमारा जो डेफ का मोटर है वो चालू हो जाएगा, और वो डोजिंग का जो नोजल है उसको यूरिया देना शुरू कर देगा। गाड़ी स्टार्ट करते ही ये काम शुरू हो जाता है। और स्प्रे होना वो कंडीशन पे निर्भर करता है। जब ईसीएम को लगेगा अब स्प्रे करना है, तब वो ईसीएम स्प्रे करवाएगा यूरिया को। लेकिन गाड़ी स्टार्ट करते ही हमारा डेफ मोटर जो है चालू हो जाता है और यूरिया देना शुरू कर देता है। और वो यूरिया फिर से यूरिया टैंक में जाता है, फिर से आता है, फिर से जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है तब तक जब तक स्प्रे होने का काम होगा, तब भी गाड़ी रनिंग है, स्प्रे नहीं हो रहा है तब भी। इसीलिए BS6 गाड़ी में कभी भी गाड़ी बंद करें तो 2 मिनट 4 मिनट इंतज़ार करें, चाबी ऑफ ना करें, क्योंकि जितना भी यूरिया डेफ मोटर पाइप में डोजिंग इंजेक्टर के नोजल में दिया हुआ रहता है उसको जाने में वक्त लगता है। तो BS6 गाड़ी 2 मिनट इस बंद करने से पहले 2 मिनट चाल पे छोड़ दें, आइडल पे, उसके बाद गाड़ी बंद करें। BS4 में हमने देखा था कि यूरिया स्प्रे तभी होता था मिक्सिंग चेम्बर के अंदर, तभी स्प्रे होता था जब नॉक्स गैस बनती थी BS4 मानक से अधिक। और यूरिया इंजेक्टर पे स्प्रे होने के लिए तभी आता था डोजर के अंदर से, यहाँ डोजर यूनिट लगा रहता था मोटर की जगह, डोजर यूनिट के अंदर से तभी यूरिया इंजेक्टर पे आता था जब नॉक्स की मात्रा ज़्यादा बने। और नॉक्स 2 सेंसर हमारा जब ईसीएम को बताता था कि अभी नॉक्स BS4 मानक से अधिक निकल रही है, तब आता था। लेकिन इसमें गाड़ी स्टार्ट करते ही डेफ टैंक से मोटर यूरिया खींचना शुरू कर देगा और मॉड्यूल को देना शुरू कर देगा, और अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो वापस भी भेजते रहेगा। ये क्रिया चलते रहती है। अब साइलेंसर के अंदर जो कैटालिस्ट आते हैं वो किस तरह काम करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे ही हमारा नॉक्स 1 सेंसर के पास से होते हुए धुआं आगे प्रोसेस होने के लिए आगे बढ़ता है, सबसे पहला काम डीओसी का पड़ता है। डीओसी कंडीशनिंग का काम करता है, जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये जितनी भी गैसें यहाँ से गुजरेंगी ये सबको
कंडीशन बना देगा एक तरह से, कार्बन मोनोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोकार्बन को H2O पानी में कन्वर्ट कर देगा। पानी बहते हुए नहीं जाएगा, वो गर्म होता है, इसलिए वो गैस के माध्यम से ही निकलता है और गैस ही कहलाता है। तो हाइड्रोकार्बन को H2O में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन मोनोक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। शॉर्ट में ये क्या करता है, कंडीशन बनाता है, ये सभी का स्वरूप जो है उसमें एक एक ऑक्सीजन ऐड अपने घर से नहीं करता, उसी में से मिक्स कर देता है। इसमें से जो बचा हुआ ऑक्सीजन जाता है, मोनोक्साइड में एक ऐड कर दिया, कार्बन मोनोक्साइड में एक ऐड कर दिया, नाइट्रोजन मोनोक्साइड में एक ऐड कर दिया, इस तरह से करके आगे जाने देता है। पूरी गैसेस जितनी भी हैं सब आगे निकल जाती हैं कंडीशन होने के बाद। लेकिन डीपीएफ फिल्टर जो है उस धुएं में से कार्बन पार्टिकल्स, जो कार्बन होता है, कण होते हैं धुएं के अंदर, जो जले हुए डीजल के कण होते हैं, वो उसको रोकने का काम करता है। ये सिर्फ कालिख को रोकने का काम करता है। कालिख इतनी खतरनाक चीज़ थी कि हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में से बाहर वातावरण में जाती थी तो उसके कण जो है हवा में घूमते रहते, वो नष्ट नहीं होते थे। और कभी हमने देखा कि छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक, जिसने कभी सिगरेट का फोटो भी नहीं देखा होगा, उसको भी लंग्स के कैंसर या ऐसी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां होती थी जिनका इलाज मुमकिन नहीं है, अभी भी नहीं है। और वो जो डीपीएफ है उन्हीं कण को यहाँ रोकने का काम करता है। वो कण बाहर नहीं जाने देता और ये यहाँ पे रोकते रहता है। उसके बाद मिक्सिंग चेम्बर से होते हुए एससीआर में होते हुए धुआं बाहर निकलने लगता है। जब नॉक्स सेंसर ईसीएम को बताता है कि अब नॉक्स की मात्रा ज़्यादा निकल रही है BS6 मानक से, तो ईसीएम इंजेक्टर मॉड्यूल को अब एक्टिवेट कर देता है और ये इंजेक्टर मॉड्यूल जो है यूरिया स्प्रे करने लगेगा और वो यूरिया सड़ते हुए एससीआर के अंदर जाएगी और एससीआर का जो कैटालिस्ट है वो नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड था उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगी। यहाँ देखिए नाइट्रोजन मोनोक्साइड था, डीओसी ने उसको डाइऑक्साइड कर दिया, एससीआर ने उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। तो और सीधा एन गैस जो है नाइट्रोजन गैस वो सीधा बाहर निकलेगी। वातावरण में जाने से पहले उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके ही भेजना है, क्योंकि इंजन के अंदर जब वातावरण में से हवा आई थी तो वो उसमें 78% तक ऑक्सीजन के साथ साथ 78% नाइट्रोजन था, जो कंबंसन चेंबर में मिक्स होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से ऑक्सीजन के साथ मिल गया था, इस तरह से मेल्ट हो गया था। उसको यहाँ एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के एग्जॉस्ट में से बाहर निकलने से पहले डीओसी नाइट्रोजन मोनोक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, एससीआर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है, उसके बाद बाहर जाती है। इस तरह से हमने डीओसी का काम देख लिया, डीपीएफ का काम देख लिया, एससीआर का काम देख लिया। अब एएससी जो है BS4 में नहीं था, BS4 में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन BS4 में एससीआर जो था तो हम कभी देखते थे यहाँ से धुआं जो है निकलता हुआ एमोनिया की महक आती थी। तो एएससी जो है एससीआर से बचा हुआ एमोनिया वातावरण में फिर से न जाए तो ये कैटालिस्ट में उसको भी नियंत्रित करके ही बाहर छोड़ा जाता है। इस तरह हमारा डीओसी, डीपीएफ, एससीआर, एएससी ये सारे कैटालिस्ट काम करते हैं। और उसके बाद हमारा ये जो डीपी सेंसर, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर जो है वो डीपीएफ पे मॉनिटरिंग करने का काम करता है। डीपीएफ पे नज़र बनाया रहता है किस तरह से एक पाइप डीपीएफ के पहले लगा है, एक पाइप डीपीएफ के बाद लगा है, तो यहाँ से धुआं तो निकल जाता है लेकिन सूट यहाँ पे जमा होते रहता है, धीरे 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 उसकी परत जमते रहती है। तो जाने वाला धुआं जो है यहाँ से अगर कम निकलेगा तो हमारा डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर की मदद से
ईसीएम पता कर लेगा कि ये हमारा डीपीएफ फिल्टर कितनी मात्रा में चोक हुआ है, कार्बन को जमा करते करते कितनी मात्रा में ये खुद चोक हो चुका है। तो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर डीपीएफ में जो प्रेशर का यहाँ से जाने वाला प्रेशर और यहाँ से बाहर निकलने वाले प्रेशर के अंतर को नाप के ईसीएम को बताता है कि अब यहाँ पे प्रेशर इतना है, अब यहाँ पे प्रेशर इतना है। तब हमारा ईसीएम जो है वो पता कर लेता है कि अब हमारा डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर कितनी मात्रा में चोक हो गया है। अब मुझे रीजनरेशन मतलब डीपीएफ फिल्टर को साफ करने की जो प्रक्रिया है रीजनरेशन, उसे कब स्टार्ट करना है, ये डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर की मदद से हमारा ईसीएम पता कर लेता है और रीजनरेशन शुरू कर देता है, जिससे हमारा फिल्टर समय समय से साफ़ होते रहता है और ये जाम नहीं होता है। इसको खोल के साफ़ नहीं करना पड़ता तब तक जब तक ये ऑटो रीजनरेशन होते रहेगा। एक्टिव रीजनरेशन मतलब बटन की मदद से रीजनरेशन होते रहेगा, या तो लैपटॉप की मदद से इसकी सफाई होते रहेगी। जब तीनों प्रोसेस ऑटोमेटिक सफाई नहीं होगी, बटन के माध्यम से मदद लेके सफाई नहीं होगी, लैपटॉप के माध्यम से मदद लेके अगर सफाई नहीं होगी डीपीएफ की, तब हमें आखिरी उपाय में इसको खोल के साफ़ करना पड़ता है, जिसे बहुत खर्चीला होता है। इसीलिए समय समय पे अगर पैसिव का मतलब होता है ऑटोमेटिक रीजनरेशन, ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम रखती हैं, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर डीपीएफ की लाइट आती है तो हमारा डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जाम है, तो अगर ऑटो रीजनरेशन नहीं हुआ होगा और डीपीएफ की लाइट ब्लिंक करेगी तो समझ लीजिए कि अब हमें इसे साफ़ करना है। तो एक्टिव रीजनरेशन करके हम उसे साफ़ कर देते हैं। इस तरह से अगर साफ़ कर देंगे तो उसे खोलने की बारी नहीं आएगी, वर्कशॉप में ले आके साफ़ सफाई करवाने की बारी नहीं आएगी। अब हम देखेंगे टेम्परेचर सेंसर के बारे में। तो BS4 में हमने देखा कि SCR के पहले टेम्परेचर सेंसर लगा है। टेम्परेचर सेंसर पहले SCR से पहले एक टेम्परेचर सेंसर एंट्री पे ही आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम BS4 के एंट्री पे टेम्परेचर सेंसर लगा था। उसके बाद SCR का कैटलिस्ट था। उसके बाद SCR के बगल में ऊपर यहाँ पे हमने देखा था BS4 में कि एक नॉक सेंसर लगा था, लेकिन इसमें 1 2 3 4 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं। तो आखिर 4 क्यों लगे हैं? तो SCR में BS4 में एक कैटलिस्ट था, इसीलिए उसमें एक टेम्परेचर सेंसर था, जो BS4 SCR कैटलिस्ट का वर्किंग टेम्परेचर और एग्जॉस्ट गैस का इनलेट टेम्परेचर दो काम करता था। वो एग्जॉस्ट गैस जो जा रही थी BS4 में SCR पे, उसका एग्जॉस्ट गैस का इनलेट का टेम्परेचर और SCR का वर्किंग टेम्परेचर। ECM को जानना ज़रूरी है कि हमारा जितने भी कैटलिस्ट लगे हैं उनका टेम्परेचर कितना है, तभी ECM डिसाइड करेगा कि हमें यूरिया स्प्रे करना है कि नहीं। मान लीजिए हमारा ये नॉक्स सेंसर 2 है, बताता है BS6 में बात कर लेते हैं। BS6 का नॉक्स 2 सेंसर है, ECM को बताता है कि अब नॉक्स गैस BS4 के मानक BS6 के मानक से ज़्यादा निकल रही है। ECM क्या करेगा? यूरिया स्प्रे करेगा, लेकिन तब तक यूरिया स्प्रे नहीं करेगा जब तक उसे SCR का इनलेट टेम्परेचर, SCR का टेम्परेचर कितना है वो मालूम नहीं पड़ेगा। मान लीजिए SCR का टेम्परेचर उसे मालूम पड़ रहा है इस सेंसर के माध्यम से। यहाँ पे जो SCR पे गैस जा रही है उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है एग्जाम्पल के तौर पे, और नॉक्स हमारा ज़्यादा निकल रहा है। तो BS6 में एक ETV है, एग्जॉस्ट थ्रोटल वाल्व, उसको इस्तेमाल करेगा ECM। क्यों करेगा? क्योंकि 180 BS4 में 180, यहाँ पे 250, BS6 में 250 डिग्री सेल्सियस
या 200 डिग्री सेल्सियस कम से कम SCR का टेम्परेचर, SCR पे जाने वाली हवा का गैस का टेम्परेचर अगर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो एमोनिया स्प्रे करने के बाद ये कैटालिस्ट उसकी वर्किंग कैपेसिटी मतलब उसके कार्य क्षमता पे काम नहीं करेगा, जिससे नॉक्स गैस नियंत्रित नहीं होगा। इसीलिए इसमें हर कैटालिस्ट के पहले टेम्परेचर सेंसर लगा है। DOC का टेम्परेचर नापने के लिए उसके पहले लगा है, DPF का टेम्परेचर नापने के लिए उसके पहले लगा है। मिक्सर चेंबर में टेम्परेचर सेंसर लगा है, वही टेम्परेचर सेंसर SCR में से जाने वाली गैस का टेम्परेचर बताता है और मिक्सर चेंबर में कितना टेम्परेचर है वो बताता है। ये 200 या 250 डिग्री सेल्सियस है तभी हमारा ECM यूरिया स्प्रे करवाएगा, नहीं तो एग्जॉस्ट थ्रोटल वाल्व को कुछ हद तक बंद करेगा, जिससे इंजन में गैस थोड़ी जाम होगी, जिससे एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रेशर बंद करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और नियम है कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका यहाँ पे जाने वाली गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ECM जो है हमारा, ये ECM एग्जॉस्ट थ्रोटल वाल्व, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद एक एग्जॉस्ट थ्रोटल वाल्व लगा है जिसको बंद करेगा। एग्जॉस्ट ब्रेक हमने देखा था BS4, BS3, BS2 में ब्रेक दबाओ तो साइलेंसर बंद होता है ताकि इंजन ओवर रेस ना हो ढाल उतरते वक्त। तो वही उसी के जैसा एक यूनिट लगा है, लेकिन उस पर सेंसर लगा है कितना % बंद है और उसको बंद करेगा, जिससे बैक प्रेशर होगा इंजन में, जिससे ब्रेक प्रेशर होने से उस साइलेंसर में एंटर होने वाली गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसकी मदद से ये SCR का टेम्परेचर वर्किंग टेम्परेचर तक लेके जाएगा, जिससे नॉक्स गैस अच्छे से नियंत्रित हो सके। तो इसीलिए 1, 2, 3, 4 टेम्परेचर सेंसर एक साथ लगे हैं और ये 4 में से एक भी खराब हो गया तो 4 के चारों एक साथ बदली करने पड़ेंगे। एक ही साथ में चारों का वायरिंग हार्नेस का पिन आता है, तो एक भी खराब है तो हमें चारों बदली करना पड़ता है। तो आगे चल के फिर अलग अलग हो तो मालूम नहीं। तो SCR का, DPF का, DOC का, ASC का टेम्परेचर वर्किंग टेम्परेचर जानने के लिए ECM को इन सब का वर्किंग टेम्परेचर मालूम हो सके, इसलिए 4 टेम्परेचर सेंसर लगा है। और आने वाली नॉक्स गैस का और यहाँ से नियंत्रित होकर जाने वाली नॉक्स गैस का, अगर हमारा एमोनिया स्प्रे हो रहा है तो कितनी मात्रा में नॉक्स गैस पे नियंत्रण हो रहा है वो जानने के लिए 2 नॉक्स सेंसर इसीलिए लगे हैं। एक आने वाली नॉक्स का जानकारी ECM को देगा और प्रक्रिया होने के बाद अब कितनी मात्रा में नॉक्स गैस निकल रही है, अब कब तक हमको स्प्रे करते रहना है, वो दूसरे नॉक्स सेंसर की मदद से ECM पता कर लेगा। इसीलिए 2 नॉक्स सेंसर और 4 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन बटन दबा लें और अगर आप चाहें तो थैंक्स भी दे सकते हैं। और अगर कुछ वीडियो में पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।